नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज हब एसएससी एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले कि हम 8 करा चुके हैं और ये आपके लिए और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमें पता है कि होली खत्म हो चुकी है और एग्जाम डेट कभी भी जारी कर देगी एसएससी, तो ज्यादा समय बचा नहीं है और प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार के दोगुनी है, यानी कि उससे दोगुनी है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये ब्रेथ इंटू में, ये ब्रेथ होगी, ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से हम डालते हैं नीचे हाइट। ठीक है, अब बोला गया है जो हमारी जो हाइट है ना वो संगत आधार यानी कि इस ब्रेथ से क्या है तो दोगुनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो ब्रेथ, अगर इसे x मानूंगा तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगी। ठीक है, और फॉर्मूला होता है ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2x इंटू में x एक बराबर होता है हमारा 288 मीटर। ठीक है, तो x में 2x का गुणा x में किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 288 और 2 इंटू में है नीचे जाके क्या हो जाएगा, भागित में हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे इसका रूट निकालेंगे, इसका तो आ जाती है हमारी क्या 12। तो x की वैल्यू हमारी 12 निकल कर आती है, और x क्या है हमने ब्रेथ माने, तो हाइट क्या है, यहाँ पे पूछा है हाइट क्या है, यानी कि ऊंचाई पूछी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 12 का गुणा में 2 में, यानी कि क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 12 आई है, तो 2x है, तो 12 दूनी 24। तो हमारी जो हाइट आती है वो आती है 24 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि भिन्न हमें दे रखी है को इसको हमें आरोही सॉरी अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है इसको। ठीक है, इसको देखिए, पहला दे रखा है 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7। तो हम क्या करेंगे, सभी भिन्न के आगे एक एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा लें। ठीक है, और हम इसको काट के देख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, यानी कि 6 6 चलता रहेगा। यहाँ पे इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 एकम 6, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 6 6 36 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। देखिए, सबसे छोटी बहन कौन सी है, तो 16 होती है। ठीक है, 16 है। ठीक है, 16 कैसे है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये नहीं है मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ पे 2 ही है सबसे बड़ी बहन, ऐसा नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने जीरो जीरो लगाया है तो पॉइंट से स्टार्ट हुई है, कैसे हुई है, तो पॉइंट से ये स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले जो भिन्न आएगी हमारी सबसे बड़ी भिन्न आएगी, क्योंकि अवरोही की बात करी गई है तो सबसे बड़ी कौन सी है, 2/3 है। उसके बाद कौन सी आएगी, तो हमारी कौन सी आएगी, तो कौन सी आएगी, 16 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर कौन सी आएगी, 4 आएगी, यानी कि 3/7 आएगी। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा आएगा 1/5, देन उसके बाद आती है 1/6। ठीक है, ये हमारा कौन सा, ये अवरोही क्रम निकला है, इसका क्या निकला है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन नंबर बी, हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसकी मुद्रित कीमत 200 थी, यानी कि खरीदा है तो हमें क्या दे रखा है, सीपी दिया हुआ है। अगर उसे 30% और 20% की दो क्रमिक छूट मिलती है तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। ठीक है, अब देखो 200 की चीज थी और इसमें पहले 30% की छूट दी, तो यानी कि 70 रह गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करी, इसने 20% की छूट दी, यानी कि कितना रह गया, 80 रह गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कर देंगे। उसके बाद देखिए बचा क्या, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा कितना होता है, 7 8 56, 56 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, यानी कि वो इसका एसपी कितना निकल कर आता है, तो उसके लिए कितना भुगतान करेगा, तो 112 रुपए का वो भुगतान करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ए अकेला किसी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 में हाथ में लेते हैं, यानी कि 4800 रुपए में वो हाथ में लेते हैं। वे सी की मदद की सहायता से 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं, तो सी कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, यानी कि सी को कितनी भुगतान करनी होगी राशि, उसे हमें पता लगाना है। तो देखिए, ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क यानी कि इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें इन तीनों का, वही हमारा टोटल वर्क होता है। 10 15 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 15 दूनी 30, यानी कि 30 आ जाएगा। 10 या 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 5 6 30। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी हमें ए बी सी की कितनी दे रखी है, 6 है, और जिसमें से ए हमारा 3 है और बी हमारा 2 है, तो मैं यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ए
बी सी की कितनी है तो 6 है, और बी की कितनी है तो 2 है, और ए की कितनी है हमारी 3 है। तो इस 6 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, कितना 3 प्लस 2 को, तो हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो हमारी कितनी आएगी तो ए आएगी 1। तो एक क्या आई हमारी, तो सी की क्षमता निकल कर आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने में हाथ में लेता है तो 4800 में। ठीक है, तो तीनों कार्य करते कितने में है तो 6 की एफिशिएंसी करते हैं, यानी कि 4800 बट्टे में 6। निकालना कितना है तो हमें सी की निकालनी है। सी की हमारी क्षमता कितनी है तो एक की है, तो इनटू में एक करेंगे और 6 से काटेंगे इसको, तो कितनी बार जाएगा तो 6 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 800। ठीक है, तो सी को जो भुगतान करेगी राशि वो कितनी होगी तो 800 रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। यानी कि पी और क्यू है, इसमें 5 और 13 के अनुपात में एक राशि निवेश की है। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। क्यू ने क्या करा, 6 महीने तक ही कार्य करा, उसके बाद पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, यानी कि इसका जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो आता है हमारा 25:26, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। कहने का मतलब क्या है, हमें ये पता करना है कि पी ने अपना पैसा कितने समय तक निवेश किया। ठीक है, तो यहां देखेंगे इनका अनुपात कितना निकलेगा 5/13। हमें यहाँ पे निकालेंगे, सपोज एक्स महीने के लिए किया है पी ने, और हमें क्यू का दे रखा है, क्यू ने 6 महीने के लिए निवेश की, और उनका जो लाभ निकल कर आता है वो आता है हमारा 25:26। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26। ठीक है, 5 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो निकल कर आती है 5 तिया 15 आती है। कितनी आती है 15, यानी कि 15 महीने तक इन्होंने क्या किया, निवेश किया क्यू ने। यहाँ पर ध्यान देना, जब भी एक्स की वैल्यू जो निकल कर आती है वो होती है हमारी किया गया कार्य, यानी कि कितने समय तक किया है, यानी कि निवेश कितने समय तक उन्होंने पैसा लगाया है वो समय निकल कर आता है। ठीक है, क्योंकि सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कितने समय बाद छोड़ी, तो सवाल गलत भी हो सकता है कि अगर हम 15 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण करना है इसका। तो क्या करेंगे, 9 अंडर रूट में 144, तो यहाँ लिखेंगे 9 अंडर रूट में 144, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 12 बट्टे में 4, इंटू में 3, इंटू में यहाँ पे क्या है ब्रैक, यानी कि अंडर रूट है, अंडर रूट 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या होता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 21 का कितना होता है 441, तो 22 का होता है 484, इंटू में यहाँ करेंगे कितना 22, इंटू में 1 बट्टे में 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो होता है हमारा 27 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27। इसको हम हल करेंगे, काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 9 9 इंटू में 3, 3 इंटू में 22 बट्टे में 27, ये निकल कर आता है 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 से 3 कट गया तो बचा कितना 3 इंटू में 22, यानी कि 66। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 38808 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, एक ठोस गोलाकार गेंद, यानी कि स्पेरिकल क्या है, एक गेंद है, यानी कि ठोस। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखिए जो गोलाकार है, यानी कि जो गोलाकार गेंद है उसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर यहीं पे क्या कह देता, यहाँ पे ही अगर वो पूछ लेता कि टोटल सरफेस एरिया, तो वो भी याद रखना अपना, तो टी एस ए और इसका जो सी एस ए होता है वो क्या होता है, दोनों ही सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना है, तभी आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है 3D का, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला के आधार पर। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई की वैल्यू हमें कितनी है तो 22/7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दी नहीं गई है। तो आर हमें निकालनी है, तो आर का क्यूब बराबर में 38808। अब हमें आर क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 38808। इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 क्या है 4 नीचे आ जाएगा तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इसी तरीके से 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर पहुंच जाएगा। इसको काटिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कितना बचेगा 5, 11 पंजे 55, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 बचेगा, वो 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 8 से काट दीजिए एक बार में, 8 चौक 32, कितना बचेगा 3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, इंटू में 7 तिया 21। ठीक है, बराबर क्या आएगा तो आर क्यूब।
21 का अगर मैं कहूँ 21 के अगर फैक्टर बनाऊंगा तो मेरा क्या निकल कर आता है 21 इंटू में 21 आएगा। इसको अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तोड़ता हूं मैं तो इंटू में 21 एक और रहेगा बराबर क्या है आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है तो क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट कैसे निकलता है तो तीन तीन के पेयर हमें बाहर निकालने होते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है तो स्क्वायर रूट में हमें दो दो के पेयर बाहर होते हैं और क्यूब रूट में हमारे तीन तीन के पेयर बाहर होते हैं, यानी कि तीन का जोड़ा हम अगर बनाएंगे तो उसमें से एक बाहर आएगा। तो आर की जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि रेडियस आता है हमारा 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, यानी कि रघु का जो टैंकर है वो 4 घंटे में भर जाता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 टैंकर खोल दिए जाते हैं। ठीक है, जलाशय जब आधा भर जाता है तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल लगा समय कितना है। देखिए भाई, सपोज मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि जो धारिता है टैंकर की वो हमारी 4 है। क्या है तो 4 यूनिट हमारी क्या है धारिता है, सपोज मान लिया। तो 4 यूनिट 4 घंटे में भरता है। उसने बोला है जलाशय आधा भरने के बाद जब 4 घंटे में 4 यूनिट बढ़ता है तो आधा जलाशय यानी कि 2 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा तो 2 घंटे लगेगा। ठीक है, तो 2 घंटे तो यहां पर बच गए। अब बोलता है शेष आधा भरने के बाद, तो आधा बचा कितना तो 2 यूनिट बचा क्योंकि 2 तो भर चुका। तो आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 टैंकर और आ जाते हैं, तो 3 टैंकर और एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, 3 और आ गए और एक टैंकर तो रघु का खुद का था तो 4 टैंकर हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए तो 4 टैंकर हो गए। अब बोला गया है अब जो 4 टैंकर है, अब जो आधी यूनिट बची है धारिता है उसको भरने में कितना समय लगेगा तो 4 टैंकर, अब 2 यूनिट को 4 टैंकर भरेंगे यानी कि 0.5 घंटे में भर पाएंगे, यानी कि आधे घंटे में भर पाएंगे। 30 मिनट कह लो या फिर 0.5 कह लो। ठीक है, आंसर हमारा वही रहेगा। अब देखो पूछा गया है तो जलाशय को पूर्णतः भरने में कुल समय कितना लगेगा। 2 घंटे तो पहले लगे आधा भरने में और बाकी का आधा भरने में कितना समय लगा तो 0.5, यानी कि तो टोटल जो लगता है 2 घंटे प्लस में आधा घंटा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे कह लो या फिर 2 घंटा 30 मिनट कह सकते हो। 2 घंटा हमारा क्या हो जाएगा तो 30 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात हमें 4:5 दिया हुआ है। कहूं तो वाटर और मिल्क का अनुपात क्या दे रखा है तो 4:5 दिया हुआ है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। क्या हो जाए 3:6। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ कि उसमें पानी कितना और मिलाना चाहिए ताकि जो मिश्रण है वो पानी और दूध का वो 3:6 हो जाए। ठीक है, अब देखो कितना हो जाए 3:6 हो जाए। अब बोला क्या गया है कि हमें तो दूध मिलाना है ना, तो पानी तो हमारा समान रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या है जहाँ पे 4 पानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो वाटर को बराबर करना पड़ेगा। तो वाटर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और यहाँ पे करेंगे 3 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 4×3 = 12 हो जाएगा और 5×3 = 15 और 9×3 = 27। यहाँ पे देखेंगे 4×3 = 12, सही 4×3 = 12 और यहाँ पे कितना आएगा 6×4 = 24, यहाँ पे 9×4 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पानी का जो है मात्रा हमारी बराबर हो जाएगी। पहले मिल्क हमारा 15 था अब 24 हो गया, तो कितना हमने ऐड करा है तो हम कह सकते हैं 24 में से जब 15 माइनस करेंगे कितना आएगा तो 9, यानी कि 9 यूनिट हमने ऐड करा है। ठीक है, और टोटल यूनिट कितनी है तो 27 है हमारी। तो हमें दे कितनी रखी है तो 72 लीटर की मात्रा दे रखी है, यानी कि 27 की वैल्यू हमारी 72 है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे 72 अपॉन में 27। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलकर निकालना है तो 9 यूनिट हमने ऐड करी है, यानी कि 9 मात्रा हमने ऐड करती है तो इंटू में 9 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसको काटिए 9 एकम 9, 9×3 = 27, 3 से काटेंगे 3×2 = 6 और 3×4 = 12, यानी कि 24 लीटर 24 लीटर उसको मिलाना पड़ेगा तब जाके जो मिश्रण है 3:6 के अनुपात में हो जाएगा। हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि 12,000 की राशि एक निश्चित साधारण दर से 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करना है, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। रेट क्या है, ठीक है, अब देखिए 12,000 की राशि कितनी हो जाती है तो 15,000 हो जाती है।
ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है यानी कि मैं कह सकता हूं मूलधन है, और ये हमारा अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है। अब क्या होता है, मिश्र धन बनता कैसे है, जो अमाउंट होता है उसमें एसआई और प्लस में प्रिंसिपल ऐड होता है, यानी कि प्रिंसिपल में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्याज हमें ऐड दे रखा है। ठीक है, तो हम एसआई निकालेंगे, एसआई क्या होगा, तो हमें करना पड़ेगा क्या, मिश्र धन में से हमें मूलधन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 में से जब हम 12,000, 15,000 में से जब 12,000 घटाएंगे तो जो 3,000 निकल कर आता है वो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो ऐसा ही आएगा, यानी कि क्या आता है, तो साधारण ब्याज आता है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर में पी आर टी अपॉन में 100। ऐसा ही निकालिए, कितना आ जाएगा, ऐसा ही हमने निकाल लिया 3,000, ये 100 इधर है तो इंटू में चला जाएगा, इंटू में 100 कर दीजिए। ठीक है, हमें पी कितना दे रखा है, तो 12,000 दे रखा है, और टाइम कितना हमें दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, तो टी यानी कि रेट निकालना है, तो आर हमारा ये हो गया। इसको हम हल करेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 5 चौक 20, या फिर ऐसे काट लीजिए, 4 एकम 5, 5 दूनी 10, और 4 पंजे 20। तो जो रेट निकल कर आता है वो आता है हमारा 5% के रेट से, यहाँ पे क्या है, ये ब्याज इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर हमारा क्या है, पुत्र 35 वर्ष है। क्या है, 35। अगर मैं कहूं फादर और क्या है सन, यानी कि पिता और पुत्र के आयु के बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो 35 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला गया है, अब 5 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स, 5 वर्ष बाद पुत्र पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इसका, अगर ये x है तो ये 2x हो जाती है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वही हमें देखिए। अब 5 वर्ष बाद की बात करी गई है, तो यहाँ पे क्या, हमें 5 वर्ष पहले अगर मुझे वर्तमान आयु पर जाना है तो 5 5 वर्ष मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करूंगा कि 2x में से -5 करूंगा, इसी तरीके से इसमें से भी -5 करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई है, वर्तमान आयु आ गई। अब बोला क्या है, इन दोनों की क्या है, जो अंतर दे रखा है पिता और पुत्र का, वो 35 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 35 वर्ष दे रखा है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, 2x माइनस का 5 माइनस एक्स माइनस का 5 बराबर में 35 वर्ष। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, 2x माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 5 बराबर में 35। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2x में से जब x माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। यहां पर आती है x की वैल्यू 35। अब बोला है वर्तमान आयु चाहिए हमें, ये तो फादर है और ये क्या है सन। अब पूछा किसका है, तो पुत्र की। तो x की वैल्यू आ गई 35, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 35 और माइनस का 5, यानी कि 30, इसकी 30 वर्ष आयु निकल कर आती है पुत्र की वर्तमान। तो जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 संख्या हमें दे रखी है अनुपात में, यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या 11, 16 और 23, इन सभी को हम ऐड करेंगे, वही योग हमें यहाँ दे रखा है। तो 11 प्लस में 16 प्लस में 23 बराबर में 150 करिए, 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 50 बराबर कितना आ जाएगा, 150, और 1 की वैल्यू आ जाती है 150 बट्टे में 50। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो 23 है। तो 23 को यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे 50, कितना आ जाएगा, 5 या 15, 23 इंटू 3 यानी कि 3 3 का 9, 3 दूनी 6। तो सबसे बड़ी संख्या निकल कर आती है वो हमारी आती है 69, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए सभी ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हमारा क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, क्या होता है, भाजक होता है। ये हमारा भागफल होता है, क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और नीचे जो निकल कर आता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम भाज्य बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला यहां से निकल कर आता है, भाज्य बराबर में भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भाज्य निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखिए भाजक क्या है हमारा, तो 3 से विभाजित करिए सर। ठीक है, और भागफल आता है हमारा 75, कितना आता है, 3 से विभाजित करके, और भागफल हमारा आता है 75। शेषफल हमें कुछ दिया नहीं रखा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्या निकल कर आती है, तो 3 इंटू में 75 प्लस में 0,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पे हमारी जो संख्या होगी पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर संख्या काटने में आसानी होगी। तो देखिए पहली संख्या हमें यहाँ से पता चल गई, अब हमें चाहिए दूसरी संख्या। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। एलसीएम हमें दे रखा है 450, एचसीएफ हमें दे रखा है 75, बराबर में पहली संख्या हमने निकाल ली 3 गुणा में 75 और प्लस में दूसरी संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर। तो यहाँ पे करेंगे इंटू में दूसरी संख्या। ठीक है, अब दूसरी संख्या निकालेंगे, ये इंटू में है इधर जाके भाग हो जाएगा, तो सेकंड संख्या बराबर हो जाएगा 450 इंटू में 75, 3 गुणा में 75। 75 से 75 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 15 यानी कि 150। जो हमारी जो दूसरी संख्या निकल कर आती है वो आती है हमारी 150। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है। सपोज देखिए कोई संख्या है 45 है, ठीक है, कोई संख्या 45 से भाग दी जाती है, सपोज 45 से कोई भाग दी जाती है तो 28 हमारा शेषफल बचता है। अब बोला गया है उसी संख्या को 15 से जब भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि संख्या क्या थी, हमें कुछ नहीं करना, जो भी शेषफल बचता है पहला भाग देने पर, ठीक है, उसी को हम रियल संख्या मान लेते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम संख्या मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे शेषफल हमारा 28 बचा है और 28 को ही संख्या मान लीजिए, और बाकी इसको जो अगला बोला गया है इससे भाग देने यानी कि 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे 15 से भाग दे दीजिए, जो भी शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 15 एकम 15 है, तो शेषफल कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा कितना, तो 13 हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे ये देखना नहीं है कि संख्या हमारी कौन सी है, जो भी शेषफल बचता है हम उसी को संख्या मान लेते हैं, और बाकी जिससे भाग देना है उससे भाग देकर जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया गया है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। अगर मैं कहूंगा 30% सेव करता है तो 70% वो एक्सपेंस करता होगा यानी कि व्यय करता होगा, और टोटल इनकम कितनी है उसकी, तो 100% होती है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 की चीज थी 10 की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाती है हमारी इनकम 110 हो जाएगी। तो वह पिछली बचत यानी कि सेविंग्स में 20% अलग बचत करता है, तो मैं 30 का 120% निकाल लूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि पहले वो 30 की बचत करता था, अब वो 36 की बचत कर रहा है। अब देखिए 110 की इनकम है, 36 की बचत कर रहा है, तो वो खर्च कितना कर रहा है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 36 में से, तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि 74 रुपए वो अब क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। पहले 70 की वो खर्च करता था, अब वो 74 का खर्च करता है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 4 ज्यादा खर्च करता है। कितने से, तो 70 से, इंटू में प्रतिशत निकालना है तो इंटू में 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 40/7। तो इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, यानी कि 5.7 समथिंग आएगा आंसर, और हमारा ऑप्शन नंबर ए की हमें दे रखा है 5.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 32,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के ना 3 तरीके के सवाल बनते हैं चक्रवृद्धि आधार पर। कैसे बनते हैं मैं बता देता हूं। पहला होता है फुल वार्षिक होता है, यानी पहला क्या दे रखा होगा, एनुअली दे रखा होगा, यानी कि वार्षिक दे रखी होगी, ठीक है, पूरे साल की। दूसरा आता है हमारा हाफ ईयरली आती है, क्या आती है, तो हाफ ईयरली आती है, यानी कि अर्धवार्षिक आता है। क्या आता है, तो अर्धवार्षिक ब्याज हमें दे रख मतलब कि निकालने के लिए कहेगा। और जो तीसरा आता है वो होता है हमारा तिमाही, तिमाही यानी कि क्वार्टरली। क्या होता है, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली। एक क्वार्टर यानी कि एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, तो मैं कह सकता हूँ 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है, या फिर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। कंफर्म करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए जब भी एनुअली यानी कि वार्षिक बोलेगा तो जितना हमें यहाँ पे वार्षिक दर दे रखी है उससे ही हमें सॉल्व करना है। जब भी एनुअली बोले यानी सॉरी हाफ ईयरली बोले यानी कि अर्धवार्षिक बोलता है, तो हम क्या करते हैं, रेट को हम आधा कर देते हैं और जो समय होता है उसको हम दोगुना कर देते हैं। जब भी तिमाही कहेगा, तिमाही में क्या करते हैं, हम रेट को हम 4 से भाग कर देते हैं और जो भी समय दे रखा होगा समय को हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस तरीके से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तिमाही बोला है, तो हम क्या है, रेट है हमारा 12%, इसको जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 3% आएगा, यानी कि कह सकता हूं 4 4 महीने
हमें ब्याज देनी होगी 3% के आधार पर, उसे ही क्वार्टरली कहा गया। अब देखो 3% आ गया, अब बोला है कितने महीने, तो 6 महीने, तो रेट टाइम में क्या करते हैं हम 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 6 इंटू में 4 करेंगे, 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितने समय आ गया निकल कर, तो मैं कह सकता हूँ इस 24 मंथ को हम कह सकता हूँ क्या कि 2 वर्ष, क्या कह सकता हूँ कि 2 वर्ष तक हमें क्या करना है, तो ब्याज हमें देनी है। देखिए, ठीक है, तो हमें रेट आ गया, यहाँ पे समय भी आ गया। तो चक्रवर्ती ब्याज हम निकालते कैसे, यहाँ देखो 2 तरीके हैं, एक तो हमारा क्या होता है रेशो मेथड होता है, ठीक है, और एक हम देखते हैं दूसरा मेथड। अब देखिए 3%, जब भी रेट अगर हमारा समान होता है और जब हमें वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष बोला जाए, तो हम इसको कैसे निकालते हैं। जब भी देखो 2 वर्ष का दे रखा होगा तो हम कैसे करते हैं, रेट समान होना चाहिए, यानी कि एक ही जैसा रेट होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग रेट ना हो। अगर 2 वर्ष का है तो हम करते हैं यहाँ पे 2a इंटू में a का स्क्वायर, और जो a होता है वो हमारा होता है रेट। जैसे मैं यहाँ निकल कर आ जाऊंगा, निकल यहाँ पे आएगा हमारा 3 दूनी 6, ठीक है, इंटू में और 3 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 3 9। अब देखना यहाँ पे हम 09 लिखेंगे, सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आंसर रखना होता है। तो यहाँ पे 3 3 9 क्या आएगा, तो 09 आएगा। तो जो 6.09 निकल कर आता है ये हमारा क्या निकल कर आता है, तो CI आता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आता है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 32 हमें हमें मूलधन दे रखा है, यानी कि 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 32,000 बट्टे में 100, और हमें CI कितना दे रखा है, तो 6.09 हमने यहाँ पर निकाल लिया। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 0 नीचे लिखाएंगे, 2 जीरो यहाँ आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो 609 इंटू में हमें क्या रहेगा, 32 डिवाइड बाय 10। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा, 609 और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1948.8। कितना आता है, 1948.8, यानी कि इस 10 को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एक अंक छोड़कर। तो जो हमारी ब्याज आती है वो आती है 1948.8, हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया गया है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अब देखिए बोला गया है कि 18,700 क्या हमारा विक्रय मूल्य है, तो मैं कह सकता हूं एसपी हमें कितना दे रखा है, 18,700 दे रखा है। कितने की छूट दी है, हम कितने की हानि हुई है, तो 15% की हानि हुई है। मैं कह सकता हूं कि 100 की चीज कितने में बेची होगी उसने, तो 85 में, यानी कि 75 में बेची होगी, तब जाके उसको इतने की हानि हुई, ठीक है। अब 85 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो 18,700 दे रखी है, इंटू में 80 डिवाइडेड बाई 85 आ गया। अब बोला है कि 150 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी को कितना बेचना पड़ेगा, यानी कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, तो 100 की वैल्यू थी, यानी कि हम यहां पे निकाल सकते हैं 100 की वैल्यू, तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम दोबारा 15% का लाभ निकालेंगे, इससे बढ़िया हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं 115 की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, काटिए इसको, और काटा पीटी करिए, 17 से काटिए, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 एकम 17, एक बचेगा, 17 एकम 17, 0 0, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 23 से, तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 22 और 33 कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा 25, और 2 जीरो आखिरी में लग जाएंगे। तो जो विक्रय मूल्य आएगा इसका, तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 25,300 में उसको बेचना पड़ेगा, यानी कि ये हमारा एसपीआर आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक मेथड तो ये रहा, ठीक, डायरेक्ट। अब देख दूसरा मेथड भी निकल कर आता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा और कुछ नहीं है। तो 15% की हानि, पहले तो देखिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20, 3/20। तो 20 की चीज कितने में बेची, तो 17 में बेची। 17 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो 18,700 दे रखी है। तो एक की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कितना आएगा, 18,700 बट्टे में 17, 17 से काटिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी कि 0 0। तो हमें सीपी है हमारा, ये हमारा एसपी है। तो 20 को गुणा करेंगे इससे, तो 11 दूनी 22, कितना आएगा, 22 3 0 आ जाएगा, यानी कि 22,000 की वो सीपी हमें निकल कर आता है। अब बोला है इस पर कितने कितने की बेचें जिससे कि 15% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो दोबारा से वही 15% का लाभ होना है, तो 15 का फ्रैक्शन वैल्यू 20, 3/20, तो 20 की चीज कितने में बेचेंगे, 23 में बेचेंगे, तब जाके लाभ होगा। तो 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 22,000, ठीक है, बट्टे में 20 हमें निकालना है 23,000। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, 25,300 हमारा यही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि पी क्यू तथा आर का औसत 58 दिया गया है। कहूं मैं पी क्यू आर का हमें एवरेज जो दे रखा है 58 दे रखा है। यहीं पर देखिए पी और क्यू का एवरेज हमें कितना दे रखा है, तो 54 दे रखा है।
और क्यू आर का जो एवरेज दे रखा है हमें 48 दे रखा है। हमें पता है कि एवरेज बराबर होता क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। क्या होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी होते हैं, यानी कि सम ऑफ आर्टिकल अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमें एवरेज दे रखा है तो हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज में नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जितने भी यहाँ पे चीजें दे रखी है, तो 3 दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे 3 8 24 हो जाएगा, 5 3 15 16 17। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसका सम निकालेंगे तो इंटू में 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10। इसी तरीके से यहाँ पे इसका सम निकालेंगे तो इंटू में 2 करेंगे, 4 दूनी 8 सॉरी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब देखिए पी क्यू आर का कितना दे रखा है, 174 हमें सम दे रखा है, कितना आ गया, निकल कर हमारा 174 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पी क्यू है तो हमें निकालना किसका है, क्यू का निकालना है, तो यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पी क्यू आर में से हम अगर हम पी क्यू माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आता है वो आता है आर का निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से 174 में से फिर अगर 108 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो आर की निकल कर आती है, कितनी आएगी, तो मैं कह सकता हूँ 66 आएगी। ये वैल्यू जो आती है वो आर की आती है। अब आर की क्या है, क्यू और आर का सम कितना दे रखा है, तो 96 दे रखा है, तो यहाँ पे आर का हम माइनस कर देंगे, 96 में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी 66 माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 6 में से 6 गया 0 और 9 में से 6 गया 3। तो ये हमारा जो Q की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 30। कितना आता है, तो 30 इसका बाहर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 825 मीटर दे रखा है और समय कितना है, 3 मिनट है। अब देखिए यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे मिनट में है, तो जो आंसर निकल कर आएगा मीटर प्रति मिनट आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, तो सबसे पहले इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। अब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करते हैं जब किलोमीटर में, जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया जाता है तो हमेशा 18/5 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18/5 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। काटिए इसको, कितने बार जाएगा, 6 3 18, 18 से 18 कट जाएगा, नीचे 0 रह जाएगा, यानी कि 10। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 5 6 30, 2 5 25, यानी कि 165/10। तो जो आंसर निकल कर आता है वो आएगा हमारा 16.5। किस में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ही यूनिट यहाँ पे बोली गई है। तो जो आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आखिरी है इस सेक्शन का। यदि ए की वैल्यू हमें दे रखी है अंडर रूट में 4, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए अंडर रूट में 9 प्लस में 25 ए प्लस में अंडर रूट में 64। अंडर रूट में 9 का मतलब क्या है, 3 प्लस में 25। यहाँ पे क्या है, मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 4 है। इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 4 तो 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का अंडर रूट क्या होता है, तो वो होता है हमारा 2 होता है। तो इंटू में 2 कर दीजिए, प्लस में 64 का अंडर रूट क्या निकल कर आता है, तो 8 आता है। इसको सब हल हल करेंगे, कितना आएगा, 25 दूनी 50 प्लस में 8। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 और 3 11, 5 और 1 6। तो आंसर आता है हमारा, सॉल्व करने के बाद क्या आता है, तो 61 आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आएंगे और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी काफी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर कोई भी किसी को भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और अपडेट होते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।